क्वेश्चन 22 स्पेसिमेन पेपर 16 में ही आया था, यानी 2016 में the syllabus has been changed and the specimen paper has been uploaded by the Cambridge, which suggests you basically that upcoming papers will be on this pattern. From 2016 onwards till 2022, this is going to be the specimen paper on which all the papers are going to be held till 22. And from 2023, then the syllabus and the pattern has been changed again, because they used to inform all the things beforehand. Cambridge generally, they did it. I have been asked to prepare the mock exam for paper 3 of City School this year. And I have given 4 questions out of specimen paper of 23 in my mock exam. Getting the point? I have taken specimen paper of 23 from the site, and I have given 4 questions from that paper in 2021 mock exam of City School. तो ये जो कहते हैं ना कि बच्चे पेपर नकल कर लेते हैं, नकल मार के कर लेते हैं, नकल मारे कर लेते हैं, अगर आप पेपर आप प्रॉपर्ली सेट करेंगे, नकल मारना इतना आसान नहीं होगा जी, वेरी डिफिकल्ट। और बाकी 2 क्वेश्चन मैंने डिफरेंट पेपर से बिल्कुल डाले थे, अलग अलग। खैर, तो ये देखते हैं जी, हमारा रिवर्सल मेथड का क्वेश्चन है। What is known by reversal method? Reversal method means that ratios are given in the question and you have to prepare the income statement and the balance sheet. So all operates a small trading business. Ali operates a small trading business. For the year ended 31st December 2014, he provided the following information. Gross profit margin दिया है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, which is on sales. प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 18%, करंट रेशियो दी 1.6:1, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दी हुई है 40 डेज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5.4%, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 248400 एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन इज गिवन इन द क्वेश्चन. Prepare the Ali's business as much as detailed as possible. The income statement for the year ended 31st December. We are going to use these ratios and we'll calculate the figures which are going to come in the income statement from these ratios. You know that we need gross profit, we need sales, we need net profit, we need expenses, we need cost of sales. So that's how we are going to deal with this question. If you just think that how you are going to proceed with these questions, so you need to first look at any amount which is going to affect any of the ratio. कोई भी अमाउंट जो क्वेश्चन में दी हो और वो किसी रेशियो में आ रही हो, वहां से सवाल स्टार्ट कर लेते हैं. जैसे कि आप देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट दी हुई क्वेश्चन में, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को यूज कर सकते हैं. सर वो तो यूज हो ही नहीं सकता. हो सकता है बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है बेसिकली आपका होता है जी आपकी परसेंटेज ऑन सेल्स. इसको आप कन्वर्ट कर लें मार्जिन को मार्कअप में. मार्जिन इनटू मार्कअप, उसका फॉर्मूला होता है हमारा, हमें पता है, होता है जी परसेंटेज ओवर माइनस परसेंटेज. यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं आप. इसको पुट कर लेते हैं वैल्यू में. हमें जो दी हुई जीपी मार्जिन हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 4% दिया हुआ है, हम इसको कर लेते हैं 54 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितना आ जाएगा, -54. ये क्या बन जाएगा जी आपका 54 डिवाइडेड बाय
46 So 27 over 23. 46 नहीं, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. अच्छा. Now it has been converted into markup. As we have been given cost of sales, अभी नहीं सिंप्लीफाई तो गलत नहीं होगा, लेकिन जरूरत नहीं है ना. कॉस्ट ऑफ सेल्स दी है 248400 की. इसके ऊपर अगर आप जीपी फाइंड करना चाहें तो आप मार्कअप अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं आसानी से. 248400 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 46. आपके पास जीपी आ जाएगा. बताएं जी कितना आता है. कितना आता है जी? टोटल ले आओ ना 291600. जी. ये आपको आ जाएगा जी 291600. आपका जीपी आ गया. अब जीपी आपका आ गया तो सेल्स भी आप फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर लेंगे आप? सेल्स आपकी होती है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, आप ऐड कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्लस कर लेंगे जीपी, तो आपका आ जाएगा क्या चीज? सेल्स आ जाएंगे. तो 248400 में आप ऐड कर लें 291600, you will get your sales which is कितनी आ जाएंगी जी? निकालें. I am very much worried about you. Thank you very much for joining the class. ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं अहमद, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं. ये स्पेसिमेन पेपर है 2016 का, यानी 2016 से when the course has been changed according to your syllabus, until 23 this course will pattern will continue. तो ये स्पेसिमेन पेपर 16 में आया था, उसमें ये सवाल आया था, वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ रेशियोज का पेपर 2 में. इसमें रेशियोज दी हुई है आपको, आप देख रहे हैं जीपी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ अमाउंट्स भी दी हुई हैं. आपने रिवर्स जाना है, इसे कहते हैं रिवर्सल मेथड. रिवर्स जाके आपने रेशियोज से फाइंड करनी है, बनाने हैं मुख्तलिफ आइटम्स, फाइंड करने हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के, और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपने बनानी है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंट रेशियोज. तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं इसको अहमद? आप देखेंगे कि जो अमाउंट, कोई अमाउंट जो क्वेश्चन में दी हुई है आपको, कोई भी अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है और वो किसी रेशो में आ सकती है, उस रेशो से आप सवाल को स्टार्ट करेंगे. मैंने देखा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो दी हुई क्वेश्चन में 248400 और ये ग्रॉस प्रॉफिट में आ सकती है, तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट किया. सर ये क्या कर रहे हैं? हम रेशियोज का सवाल कर रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन है रिवर्सल मेथड का. ओके. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दी हुई है 54% पेपर 2 के लिए. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी हुई 54%. हमने मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट किया है. उसका फार्मूला है परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज. 54 ओवर 100 माइनस 54, तो 54 ओवर 46 जो आपका बन गया, ये आपका मार्कअप में कन्वर्ट हो गया. अब मार्कअप को आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मार्कअप होता है जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट. तो आपका जीपी आ गया 291600. अब सेल्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में जीपी ऐड करने हैं आप, तो आपके पास सेल्स का आंसर आ जाता है 248400 प्लस 291600. कितना आता है बिलाल? $540,000. 5,40,000 आपका याद. तो हमने सेल्स जो है वो फाइंड कर ली. अब देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रेशियो भी दी. नेट प्रॉफिट रेशियो कह रहे हैं आप, वो क्या होती है जी? आपको ये पता होना चाहिए. नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो बराबर होती है आपकी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स की. देखते हैं हम. नेट प्रॉफिट रेशियो दी हुई आपको 18%. इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम आसानी से, यानी नेट प्रॉफिट रेशियो व्हिच इज गिवन that is 18% and it is equal to net profit which we don't know actually, but we know the amount of sales. The amount of sales is 5,40,000.
नेट प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, 97,200. वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, बिल्कुल 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 18%, नेट प्रॉफिट जो है वो आपका आ जाएगा 97,200। अब हम एक्सपेंसेस फाइंड कर लेंगे। सर एक्सपेंसेस फाइंड करने की क्या जरूरत है बेटा, आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है ना, तो आपको फिर इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर बनाने के लिए एक्सपेंसेस भी चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे आप नेट प्रॉफिट, यू विल गेट योर एक्सपेंसेस, क्योंकि इसका फर्क एक्सपेंसेस ही तो होते हैं। तो 291,600 माइनस कर देंगे 97200, तो आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो कितने आते हैं बताएं? 19,4400. 19,4400। ये हमने एक्सपेंसेस भी फाइंड कर लिए हैं। अब इसकी इनकम से बना लेते हैं हम, सारी चीजें तो हमें पता चल गई हैं। वी कैन प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट वेरी इजीली, और इससे हम इनकम स्टेटमेंट आसानी के साथ बना सकते हैं। तो वो हम जो है वो बना लेंगे। तो मैंने कि अहमद आपने आना है, क्योंकि ऑलरेडी अब टाइम काफी आगे निकल गया है, टेस्ट भी आप नहीं दे सके। आई होप सो योर फादर is getting better and he is going to be operated. I'll pray for him for his early recovery. But the thing is कि because today is 15th, और अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपको से ज़बरदस्ती करूं, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे मजबूरन आपको फ़ोन करके आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी कि इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दे, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और रिजल्ट आपका। मैंने आपको बताया था कि मैं फ्राइडे से कंटिन्यू करूंगा आपके साथ, इस तरह आ जाऊंगा। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि आज थर्सडे है, फ्राइडे को आपने 9 बजे रात को आना है। जगह मैं आपको बता दूंगा, लोकेशन भेज दूंगा। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हम पढ़ेंगे, और 2 बजे आप मेरे पास से चले जाएंगे, और फिर आप सहरी करेंगे, सो जाएंगे। तो 9 से लेकर 2 सर हमारा टाइम होगा। उसके अलावा 9 से 2 बजे तो टाइम हम देंगे, कर पढ़ेंगे ही, जिसके अंदर हमने करना क्या है, हमने रोज के 2 पेपर 2 सॉल्व करने हैं, रोज के 2 पेपर 2 सॉल्व करने हैं, और कोई जो ऐसा जो कि टेक्निकल होगा उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा टाइमिंग का जो इशू है पेपर 2 में, आपको पता है टाइमिंग का प्रॉब्लम आता है, उसको हम ओवरकम कर सकें। दूसरी हमारी क्लास एक चल रही है 4:20 पे, 3:30 बजे मैं A2 की क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, और 4:20 से 5 बजे तक हमारी क्लास मार्जिनल कॉस्टिंग की चल रही है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑलरेडी मैं महीना तकरीबन 15 दिन में लगा चुका हूँ, और 15 ही दिन मैंने और लगाने हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पेपर 2। मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। मैंने ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो खत्म करवाया है। आज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा के डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहा हूँ। और भी इसकी 2 टॉपिक फैक्टर और एब्जॉर्प्शन मार्जिन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। मैंने बता दिया था कि पहले 3 टॉपिक में से मार्जिन कॉस्टिंग का सवाल आएगा, लास्ट टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो 3 टॉपिक मैंने तकरीबन खत्म होने वाले हैं। 4:20 वाली क्लास आप लें, जो भी मिस आपने की है काफी, लेकिन अभी भी ले लें तो कम से कम ये कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट आपको डेफिनेटली जो है वो होगा। अच्छा, हम देखते हैं जी, हम कर रहे थे हम रात वाली क्लासेस हैं, इसमें हम P3 नहीं करेंगे? जी, वो भी करेंगे बिल्कुल बेटा। 5 घंटे 3 घंटे पेपर होता है ना, अगर जिसने देने पेपर 2 ना देना चाहे तो नहीं भी दे सकता, जरूरी नहीं है। पेपर 3 करना चाहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस परचेज, या हो सकता है कि मैं स्टार्ट कर दूं बजटिंग। 2 टॉपिक में से एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, यानी कि उसमें उस क्लास में हमारी नॉर्मल क्लासेस चल रही है, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कराना है अब नेक्स्ट, ये अभी जो हम ABC के बाद, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद मैंने रेशियोज करवाने हैं बस, बाकी हम वहीं करेंगे। अच्छा, सेल्स में से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स आप, तो सेल्स आपको दी हुई है, आपने निकाली है, कितने की हैं जी सेल्स बताएं? 540,000 की। जी,
कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट डायरेक्ट लिख लेंगे आप, क्योंकि आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स एग्जैक्ट इकट्ठी दी हुई है, इन्वेंट्रीज तो मौजूद नहीं है, डायरेक्ट लिख लेंगे। ये आ जाएगा 291600 विच इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। लेस कर देंगे इसमें से आप एक्सपेंसेस, मेरा ख्याल है आपने यही निकाले थे, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर 97200। दिस इज हाउ वी हैव टू क्रिएट द इनकम स्टेटमेंट। इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दें। ये हमने कैलकुलेट कर लिया और बना लिया इनकम स्टेटमेंट। ये बनानी थी ना आपने, इनकम स्टेटमेंट और द ईयर एंड 31 दिसंबर बना ली मैंने। मैंने पूरा अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर पर्टिकुलरली क्लास के अंदर करवाया, सारे का सारा बड़ी डिटेल में। फिलहाल को पता है आप क्लासेस में नहीं आते, आपकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। आज इसका लास्ट डे है, तो कम से कम लास्ट डे में आप आ गए तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो आप समझ लोगे ना। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कैसा सवाल पेपर में आ सकता है। पेपर 2 में रेशियोज इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पेपर 2 फॉर मई जून 2021। अब हमने बनानी है जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारा तरीकेकार वही है, रेशियोज में देखेंगे कौन सी अमाउंट दी हुई है और वो कौन सी अमाउंट किस रेशियो में आ सकती है। देखें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में सेल्स आ सकती है, यहाँ से ट्रेड रिसीवेबल फाइंड हम कर सकते हैं 40 डेज, तो हम फाइंड कर लेंगे। हम यूज करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। क्रेडिट सेल्स होती है लेकिन यहाँ पे सेल्स नहीं, इसलिए मैं सेल्स ही नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर व्हिच इज 365। रेशियो आपको 40 दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं पता, सेल्स की अमाउंट मालूम है 40,000 है, इनटू 365। ट्रेड रिसीवेबल फाइंड कर लेते हैं, वेरी इजी। I don't want to go for the detailed calculation. 40 को डिवाइड कर देंगे 365 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 5,40,000 से, तो आपके ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे कितने के आते हैं जी, हिसाब से 59178 के आ रहे हैं, फिर भी आप देख लें। मुझे लग रहा है उसने 360 डेज कहा है लेने को, देख लें एक सेकंड। नहीं ठीक है सर आपने सारी सेल्स को क्रेडिट सेल्स कंसीडर किया है? जी, ऑब्वियसली अगर ना पता हो तो क्रेडिट सेल्स ही कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, ट्रेड से मैंने निकाली है। अब मैं करंट रेशियो के फॉर्मूले से करंट लायबिलिटीज भी फाइंड कर सकता हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है जी हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखिए करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल आपने निकालनी है, क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है 38,000 की और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिए हुए 30308 की। राइट ओवर हियर 38,000 प्लस 30308 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स 59178 and divided by current liabilities, which obviously आपको नहीं पता कि वो क्या है। तो करंट रेशियो में पता है कितनी दी हुई है, बताएं करंट एसेट्स का टोटल कितना आ जाएगा। 12746 127,486 127,486 divided by current liabilities is equal to, रेशियो कितनी दी हुई है हमें करंट रेशियो 1.6 ratio 1. You can write like this 1.6 ratio 1 यानी 1.6 over 1. तो by cross multiplication आपको पता होगा ज़रबे चिल्ली पाई से 79678.75 फाइंड कर सकते हैं
करंट लायबिलिटीज कहाँ से? 6 ठीक है, 79 डिवाइड हो जाएगा। सेवन नाइन सिक्स सेवन नाइन है ना? हाँ जी यहाँ भी करंट लायबिलिटीज भी हमने फाइंड कर ली। आगे देखते हैं जी, हमने कौन कौन सी रेशियो यूज कर ली है? जीपी रेशियो हमने यूज कर ली, प्रॉफिट मार्जिन यूज कर लिया, करंट रेशियो यूज कर ली, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी यूज कर ली, अमाउंट्स भी यूज कर ली, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने यूज नहीं की। लेट्स यूज दिस रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है जी प्रॉफिट, असल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वैसे, लेकिन यहाँ क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही हमारा प्रॉफिट है, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है 5.4%, प्रॉफिट हमें पता है कितना है 97200 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लेंगे आसानी के साथ। हमारा आ जाएगा 97200 को डिवाइड कर देंगे आप, बेटा 5.4% 0.054 बनता है, ये 18 लाख आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? 18 लाख आ जाएगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी की। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है ये कितना है जी 18 लाख का, इज इक्वल टू कैपिटल मुझे नहीं पता, नॉन करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वो कितनी है बेटा 10 लाख की दी हुई है। इसका मतलब है कि कैपिटल कितना आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली कैपिटल आपका आ जाएगा कितने का 8 लाख का। चेक कर लें आप सवाल में, मैं दोबारा जा रहा हूँ, ये देखिए लॉन्ग टर्म लोन दिया गया आपको 10 लाख का, विच इज ए नॉन करंट लायबिलिटी ऑब्वियसली, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि बराबर होता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी की अहमद, तो इसलिए मैंने वहां से कैपिटल की अमाउंट फाइंड कर ली है। कैपिटल आ गया आपका 8 लाख रुपए का, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट से कैपिटल की अमाउंट और नॉन करंट लायबिलिटी के अमाउंट को डिफरेंशिएट कर लिया, तो आई गॉट द अमाउंट ऑफ कैपिटल आल्सो नाउ व्हिच इज 8 लाख, बट दैट इज द अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग प्रॉफिट, याद रखिए दैट इज द अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ओके, ये हमने कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। Why is it? Because I have used all the ratios. I don't have any other ratio which can be used to find some other items of the balance sheet. So now I'm going to prepare the statement of financial position. To what extent I can prepare? जितनी मैं बना सकता हूँ उतनी, I'll try to go for it. As you know, that it starts from non-current assets, which I don't know actually. Yes, you're right. I don't know about them. Non-current assets are not given in the question. Because why it is not given in the question? Because the ratio, there is no ratio which can be used to calculate it. Non-current assets बैलेंसिंग फिगर से फाइंड करेंगे बेटा, यानी कि क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स ही आपकी बैलेंसिंग फिगर, करंट एसेट्स हमें we have calculated them, starts from closing inventory, कितनी है भाई बताओ,
निकाली थी आपने, निकाली नहीं है, दी हुई है, सॉरी, 38,000, राइट? So closing inventory is 38,000. Then trade receivables. Can you please tell me the amount? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ऑन 3 मंथ नोटिस। 3 मंथ के नोटिस में कोई भी चीज जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। जी बताएं। जी आज ले जाओ। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 59178। जी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं? 30308। 308। इसका हम कर लेंगे बेटा टोटल। आपके आ जाएंगे करंट एसेट्स का टोटल। अमाउंट कैसे नहीं पता, इसलिए टोटल एसेट्स फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन चलिए ये तो फाइंड करें ना क्या आता है। 127486। 7486 ये भी हम निकाल चुके हैं वैसे। अब सर नॉन करंट एसेट्स पता तो है? नहीं, क्या है बता दो, बता दो, बता दो। लायबिलिटीज नहीं पता, नॉन करंट एसेट्स। जी सर। यहाँ पे आता है जी कैपिटल, जो भी होगा ऐड करेंगे उसमें नेट प्रॉफिट, and after adding the net profit, the amount of capital which is going to be written over here, it becomes 8 lakh. That is 8 lakh, and the profit is equal to 97200। इसका मतलब है ये जो अमाउंट बनेगी कैपिटल की वो कितनी बनेगी, माइनस करके 8 लाख में से 97200 माइनस करें, that is the capital which is going to be start 702800। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ऐड होकर उसके बाद कैपिटल की अमाउंट टोटल बनी है आपकी 8 लाख। ये आपने ज़हन में याद रखना है कि इसको इस तरीके से डील करना है। वो टोटल कैपिटल है इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बगैर वाला कैपिटल तो शो करना है आपने। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, उसमें आपका लॉन्ग टर्म लोन है, उसने दिया हुआ है कितने का दिया हुआ है 10 लाख का। उसके बाद आपकी आती है जी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हम देखते हैं करंट लायबिलिटी सबसे पहले आपका आएगा जी ट्रेड पेबल्स। जी ट्रेड पेबल्स हमें कितने दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स हमें दिए हुए हैं जी, हमने सॉरी निकाले हैं, फाइंड किए ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स व्हिच वी हैव फाउंड एक्चुअली, लेट्स टॉक अबाउट इट। करंट लायबिलिटीज पेबल्स ही होंगी 79679, वो हम लिख लेंगे बाहर 79679। ठीक है जी, इसका टोटल कर लेंगे अब हम। That will be your capital and liabilities, and the total of the above side will also be remain the same. The 79679 आ जाएगा 1879679।
this will come 1879679, ये भी वही आएगा, सारी बात है, टोटल भी तो वही आएंगे 1879679, इसमें से आप माइनस कर देंगे 127486, आपके पास नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे 1752193, 1752193। आपने ये नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट फिगर से फाइंड आउट की, एंड हाउ दिस इज हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड आवर बैलेंस शीट। जी सर ये जो आपने टोटल कैपिटल 8 लाख है, ये कहाँ गिवन था? नहीं 8 लाख गिवन नहीं था, वी हैव कैलकुलेटेड दैट एक्चुअली। ये देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला था ना, वो था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई थी 10 लाख की। अब 10 लाख की नॉन करंट लायबिलिटी है और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 18 लाख का है, तो इसका मतलब है कि बाकी अमाउंट कैपिटल की है ना 8 लाख, ओके सही वहां से हमने कैपिटल को ट्रीट किया। ये मैंने आपको बैलेंस शीट भी इसकी बना के दिखाई है, और ये मैंने आपको इसके इनकम स्टेटमेंट भी हमने बना के देखी है कि किस तरह हम रेशियोज के जरिए इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को जो डेवलप करते हैं। तो सर ये जो आपने 8 लाख वैल्यू ली है, इसमें आपने नेट प्रॉफिट ऐड करके लिया है? नेट प्रॉफिट ऐड करके ही वैल्यू हम कैपिटल की लेते हैं, इसलिए मैंने प्रॉफिट माइनस करके वैल्यू निकाली। ओके अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को जरा देखें, ये आपके सामने है। मई जून 13-22 में क्वेश्चन आया है, ये सेम क्वेश्चन जो भी मैं किया, ये मेरे बच्चे के पेपर में आया था क्वेश्चन 13 में, ही गॉट ए स्टार अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल मिला था, उसने एएस भी दिया था, ए2 भी दिया था, ए स्टार आया था उसका। और वो लम्स में अब पढ़ रहा है, उसकी बहन अभी ए लेवल्स में है, मुझसे पढ़ती है, लम्स में पढ़ चुका है, यानी कि लम्स से उसने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बैचलर्स किया है। ही इज करंटली इन शेखुपुरा वर्किंग इन अ टेक्सटाइल कंपनी एज ए फाइनेंस मैनेजर। कोई तकरीबन 3 लाख रुपए सैलरी है उसकी। अभी उसकी उम्र 23 साल होगी और गाड़ी मिली हुई इसको, डूइंग गुड। बच्चा भी लाइक था, स्टार ही है उसके सारे थे, बाकी भी इसके बिजनेस में भी स्टार था, इकोनॉमिक्स में उसका ए था। ए लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ओ लेवल में तो उसके 9 स्टार थे, वो भी मुझसे पढ़ा था, ओ लेवल्स में भी पाकतुर का स्टूडेंट था। अच्छा जी, तो ये सवाल अगर आप देखें तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू टू बिजनेसेस, वन ऑफ व्हिच मैन्युफैक्चर्स कंप्यूटर्स व्हाइल द अदर इज अ फूड होलसेलर, ऑल सेल्स एंड परचेज आर ऑन क्रेडिट। बिजनेस एक्स के लिए भी आपने सवाल सॉल्व करना है, बिजनेस वाई के लिए भी आपने सवाल सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन में गौर करें तो सारी की सारी अमाउंट्स वही हैं जो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, अमाउंट्स में कोई खास चेंज नहीं है, अमाउंट्स वही हैं जो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, सिवाय इसके यहाँ पे वो कैलकुलेशन के लिए कह रहा है 360 डेज आपने लेने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स इन ईयर लेने हैं, हमें 360 डेज लेने हैं, एक बात। दूसरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट 308 है, थी हमारी, ये 30,000 है, क्योंकि वहां हमारी 30308 थी। आपकी फिगर्स राउंड फिगर्स आएंगी, अब you will get round figures because you are taking number of days in a year 360, which will give you round figures. सबसे पहला जो पार्ट उसने क्वेश्चन में कहा, इसमें कमाल की बात ये थी कि इसमें डाटा फॉर्मेट बना के दिया हुआ था, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एक्सपेंसेस, आपने वैल्यूज पुट करनी है बस इसमें, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपने, लेकिन आपने इसको देख के नहीं बनाना है, आपने उसी को देख के बनाना है, क्योंकि इसमें जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। हम जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं वो डिफरेंट बनाते हैं, इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिफरेंट बना, हमने वो ड्रॉप नहीं करना, हमने बैलेंस शीट का वो फॉर्मेट ड्रॉप करना है जो मैंने आपको बताया है, यानी टोटल एसेट्स और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करते हैं। इस सवाल को देखें, कैसा आपको महसूस होता है इस क्वेश्चन में? एक दफा रीड कर लें इसको। अब सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हम, स्टेट एंड एक्सप्लेन विच बिजनेस इज द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एंड विच इज द फूड होलसेलर।
कह रहा है कि इसमें से कौन सा बिजनेस जो है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर का है और कौन सा बिजनेस फूड होलसेलर का है। तो बहुत ही आसान सी बात है, देखें जो फूड होलसेलर होता है ना उसका जो मार्जिन होता है ना वो हमेशा कम होता है, लेकिन जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होता है ना उसका मार्जिन ज्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, लेकिन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कम होती है, यानी कि सेल वो कम करता है चीजें। जैसे ग्रोसरी स्टोर है, अब ग्रोसरी स्टोर में फूड होलसेलर जो होगा वो कैश पे सेल करेगा, क्रेडिट पे सेल तो नहीं करेगा ना, और ज्यादा सेल होगी उसकी। तो अगर हम देखें तो देखिए जीपी मार्जिन 54% है, एक्स का वाई का 30% है। इसका मतलब है एक्स जो है वो क्या है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, और वाई जो है फूड होलसेलर है। ये 18% नेट प्रॉफिट पे काम कर रहा है, वो सिर्फ 6% प्रॉफिट पे काम कर रहा है। फूड होलसेलर कम मार्जिन है क्योंकि उसकी सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है। करंट रेशियो 1.6:1 है। इसको कैश सफिशिएंट कैश अपने पास रखना पड़ता है क्योंकि इसने अपने कंप्यूटर्स परचेज करने होते हैं। इसके पास कैश कम होता है, आता जाता रहता है, आज कैश आया और कल उसने फिर कैश पे चीजें फूड होलसेलर जो है परचेज करनी। इसकी करंट रेशियो 0.5:1 है, विच इज ऑन द लोअर साइड। ये ट्रेड रिसीवेबल से यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, द कलेक्शन हैज बीन डन इन 40 days बिकॉज ही यूज्ड टू सेल द कंप्यूटर्स on credit to different markets, but food wholesaler does not give food as on credit, so only 3 days credit will be given, that okay you have consumed the food but you can give me payment after 3 days, वो भी only to some customers, otherwise बेटा आपको पता है खाना जो है वो कैश पे मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 5.4% है, which is not that high because he used to invest more. According to the investment, the return is less, but according to the investment, the return is 12% because investment is not that high, but the return on food for food wholesaler is high because the capital which is employed in the business is not a big amount in comparison to business X. क्योंकि आपको पता है आप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के लिए हैवी मशीनरी, हैवी कंप्यूटर्स की पूरी शॉप बनानी पड़ेगी, which needs a lot of capital employed. कॉस्ट ऑफ सेल्स इसकी देखें कम है, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा मिकदार में चीजें जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा है, सेल्स भी ज्यादा है, लेकिन मार्जिन कम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इसकी तकरीबन एक जितनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जारी बात है इसके पास कम रहता है, वाई के पास ग्रोसरी स्टोर जो है लॉन्ग टर्म लोन उसका सिर्फ 50,000 है बिकॉज वो लोन पे काम करता ही नहीं है, वो तो कैश पे काम करता है। भाई फूड होलसेलर है, ही यूज्ड टू सेल ऑन कैश एंड परचेज फॉर कैश, बट लॉन्ग टर्म लोन इसको लेना पड़ेगा एक्स को क्योंकि उसने हैवी मिकदार में कंप्यूटर्स परचेज करने हैं और फिर उसको क्रेडिट पर लोन पे उठाना पड़ता है और आगे वो कैश पर क्रेडिट पर बेचता है आगे भी, उसको लोन की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट हैज टू बी अ बिग अमाउंट। तो उसने बताया कि स्टेट एंड एक्सप्लेन विच बिजनेस इज द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर विच इज द फूड होलसेलर। तो यू विल टेक, इसमें मैंने हर आइटम को लिया है, आप इसमें से 5-6 आइटम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, जितने नंबर हैं 3 हैं, 3 आइटम्स को लेकर 3 रेशियोज को लेकर आप इसको या 3 फिगर्स को लेकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने तो सारी फिगर्स को एक्सप्लेन कर दिया है आपके सामने। तो इसकी इनकम से बैलेंस शीट आप घर में खुद बनाएंगे। तो डिफाइन द टर्म लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू कन्वर्ट इट्स करंट एसेट्स इनटू कैश क्विकली, उसे हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू कन्वर्ट इट इनटू कैश क्विकली। उसके बाद है जी स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट विच बिजनेस इज मोर लाइकली टू हैव लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। इस बिजनेस को लिक्विडिटी प्रॉब्लम ज्यादा पेश आ सकती हैं। ऑब्वियसली लिक्विडिटी प्रॉब्लम किसको पेश आ सकती हैं? स्टेट विच रेशियो गिव्स मोस्ट कंसर्न एंड व्हाई डज सो। देखो सबसे ज्यादा जो कंसर्न होती है ना वो करंट रेशियो होती है आपकी। करंट रेशियो आपकी एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे बैक इट्स करंट ऑब्लिगेशन बताती है। नेट प्रॉफिट रेशियो भी हो सकती है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। तो करंट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो जो है सबसे ज्यादा आपकी एबिलिटी टू पे और करंट ऑब्लिगेशंस, क्योंकि प्रॉफिट के बगैर बेटा बिजनेस चल सकता है लेकिन कैश के बगैर ये बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। बिजनेस कांट सर्वाइव विदाउट कैश, राइट? बिजनेस विल जेपरडाइज, ठीक है? बिजनेस विल। का क्या आंसर है? लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स किसको ज्यादा है? हाँ, स्टेट बिजनेस इज मोर लाइकली टू हैव लिक्विडिटी प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली आपको नजर ही आ रहा है
करंट रेशियो जिसकी कम है उसकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम ज्यादा है, तो ग्रोसरी स्टोर को लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज उसकी करंट रेशियो ऑलरेडी बहुत लो है, ठीक है, और कैश पोजीशन भी उसकी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, कैश भी उसके पास कम है, तो लिक्विडिटी इश्यूज जो है वो बिजनेस ग्रोसरी स्टोर को बिजनेस वाई को ज्यादा पेश आ सकते हैं। वो तो लोन पे काम कर रहा है, उसकी कैश पोजीशन तो अच्छी है, उसके पास लोन अवेलेबल है, करंट रेशियो उसकी बेहतर है, ठीक है जी। तो दिस विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कल उसको हम डिस्कस करेंगे और उस पर हम बात करेंगे किस तरीके से हम उसको लेकर जो है वो चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क यू कैन, आप पूछ सकते हैं। अहमद कोई सवाल है तो पूछे बिलाल। नहीं सर ठीक है। आप बताइए अहमद कोई ऐसी एनी क्वेश्चन। नो सर ठीक है। Ahmed, ये one of the important questions which we have done regarding ratios, मैंने कहा वो मैं आपको करवा देता हूँ। चलो वो आपने कर ली, अच्छी बात हो जाएगी। ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव है कि आपने क्वेश्चन जो है वो कर लिया, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एग्जाम में। मुझे अभी तक पेपर नहीं पता चला, जैसे ही मेरे हाथ में पेपर आएगा आपका पेपर ये फरवरी मार्च का, इंशाल्लाह ताला आई विल बी एबल टू इन्फॉर्म यू डायरेक्टली कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि फरवरी मार्च के पेपर में क्या सवालों को देते हैं। तो बाकी फ्राइडे से मैंने आपको बता दिया टाइम, जगह वहाँ पहुँच कर फिर मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा, फिर आप आ जाइएगा, उस हिसाब से फिर हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।